केवल एक ब्रेड के टुकड़े से लड़की ने साम्राज्य के 5 सबसे सुंदर पुरुषों को जीत लिया। यहाँ तक कि उस कुलीन व्यक्ति को भी मजबूर कर दिया कि वह अपने शरीर पर प्रलोभन के फूलों का टैटू बनवा ले। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। कुछ समय पहले मूल दुष्ट महिला एक दिन पूरी तरह से गायब हो गई। पूरे साम्राज्य में अंतहीन अटकलें फैल गईं। लेकिन सच्चाई कभी नहीं मिली। और अब लड़की की उंगलियां आखिरकार मिले सुराग को देखकर कांप रही हैं। यह वही कातिल है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अफवाह है कि काउंट वासिलियन ने कल्पित बौनों पर क्रूर प्रयोग किए थे और जिनके पहले से ही 3 बच्चे हैं, वे वास्तव में अनाथालय से एक और बच्चा गोद लेना चाहते हैं। बदला लेने के लिए लड़की ने दवा पी ली। वह दुष्ट महिला अब एक नन्हे योद्धा के रूप में बदल गई है। दुश्मन के परिवार में घुसपैठ करने की तैयारी कर रही है। आईने में अपना मासूम चेहरा देखकर और आसपास के छोटे बच्चों का शोर सुनकर 1 महीना बीत चुका है। आखिर वे कब आएंगे? जब लड़की और सहन नहीं कर पा रही थी, तभी रईसों के आने की खबर आई। लड़की लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। एक शानदार घोड़ा गाड़ी रुक चुकी थी और जो आदमी नीचे उतरा वह खुद काउंट वासिलियन था। लड़की की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे अपना दुश्मन इतना अपना सा लगा। इतने सारे बच्चों के बीच लड़की निस्संदेह सबसे अलग दिख रही थी। लेकिन आदमी ने बस एक सरसरी निगाह डाली। गोद लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। उत्तेजित होकर लड़की तुरंत नाखुश हो गई। उसने एक सख्त फ्रेंच ब्रेड निकाली और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन लड़की का दृढ़ रूप देखकर अचानक उस आदमी की दिलचस्पी जाग गई। यह जानने के बाद कि लड़की का नाम चेसा है। लड़की की संदेहास्पद नजरों के बीच उसने उसे उठाकर हवा में लहरा दिया। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं। लड़की अवाक रह गई। यह आदमी कितना लापरवाह है। लेकिन क्या कहानी का यह विकास सही है? हिलती हुई घोड़ा गाड़ी में लड़की अपनी जिंदगी पर शक करने लगी। लेकिन वह आदमी हमेशा मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि वह लड़की को एक उपहार देना चाहता है। कैसा उपहार? इस 5 साल की बच्ची की लगभग हालत खराब हो गई। कहीं यह कोई कंट्रोल रिंग जैसा तो नहीं है? लड़की ने आदमी की आंखों में देखा। एक योग्य शिकारी को हमेशा अपना छलावरण बनाए रखना चाहिए। जब उसने कहा कि कंगन थोड़ा भारी है, तो आदमी की कोमल आवाज सुनाई दी। अब से तुम जो कुछ भी चाहोगी, पापा उसे पूरा करेंगे। तभी हवा में अचानक तनाव बढ़ गया। लेकिन तुम्हें भी पापा की एक इच्छा पूरी करनी होगी। एक अशुभ एहसास ने तुरंत पूरी घोड़ा गाड़ी को घेर लिया। क्या यही बेसिलियन परिवार का असली चेहरा है? लेकिन तभी घोड़ा गाड़ी को रोक दिया गया। यह नियमित जांच करने वाले पवित्र शूरवीर थे। डायन के गायब होने के 1 महीने के दौरान ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत शांत रहा है। लड़की के दिमाग में अचानक एक भयानक विचार आया। क्या वह आदमी उसके ठिकाने के बारे में जानता है? वह सोच ही रही थी कि आदमी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। बेटी को गोद लेने की बात गुप्त रखनी होगी। साम्राज्य द्वारा कड़ाई से प्रतिबंधित काला जादू आदमी के हाथों से तुरंत मुक्त हुआ। लड़की का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह सोचकर कि उसकी बेटी डर गई है, काउंट ने जल्दी से चुटकी बजाई। काली जादुई शक्ति ने तुरंत घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह ढक लिया। सामने की इमारत को देखकर यह वही जगह है, काउंट बेसिलियन का सांपो का महल। लड़की शून्य भाव से छत को देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि वह आदमी उसे सुलाने के लिए इस हद तक जाएगा। काउंट के घर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे इस आदमी ने उसे अपना हिस्सा बना लिया है और एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। यहाँ तक कि वह धैर्यपूर्वक परियों की कहानियां भी सुनाता है। लड़की संदेह के साथ उस आदमी को देखती है। इस शक्तिशाली विश्वास वाले साम्राज्य में बिना अनुमति के काले जादू का उपयोग करना, पकड़े जाने पर तुरंत मृत्युदंड दिया जाता है। लड़की सहज रूप से उसके इरादों का अनुमान लगा रही थी। किसे पता था कि वह आदमी लोरी गाने लगेगा? गाना तो ठीक है, पर पूरी तरह बेसुरा होने का क्या मतलब है? काश यह मेरी माँ की लोरी होती। हालांकि माँ की यादें धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन वह कोमल एहसास अभी भी दिमाग में उभर आता है। आदमी की शोर भरी आवाज ने अनजाने में लड़की को सपनों की दुनिया में भेज दिया। दोबारा आंखें खुलने पर वह आदमी पहले से ही इंतजार कर रहा था।
उसने लड़की को गोद में उठा लिया। आओ अपने भाइयों से मिलो। तीनों भाइयों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केवल इतना पता है कि सबसे बड़ा 7 या 13 साल का है और नीचे के जुड़वा बच्चे 11 साल के हैं। फिर लड़की के विरोध का इंतजार किए बिना वह आदमी उस नन्ही बच्ची को लेकर अध्ययन कक्ष में आ गया। यह सुनकर कि वह आदमी बाहर जाने वाला है, लड़की के सुस्त चेहरे पर आखिरकार एक शानदार मुस्कान आ गई। आखिरकार थोड़ी देर अकेले रहने का मौका मिलेगा। तभी काउंट का सबसे बड़ा बेटा अध्ययन कक्ष में आया। लड़की को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। पता चला कि वे काले जंगल की यात्रा पर जाने वाले हैं। लड़के की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए लड़की के मन में एक सवाल उठा। वह ध्यान से सोचने लगी कि वे वहां क्यों जा रहे हैं। लेकिन लड़का थोड़ा रुका। चाहे तुम पागल हो जाओ, पर मासूम लोगों को इसमें मत घसीटो। पिता और पुत्र का कितना अजीब रिश्ता है। लेकिन वह आदमी अब भी खुश था। उसने मुस्कुराते हुए लड़की का सिर थपथपाया और फिर मुड़कर चला गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद लड़की ने अपने मन का संदेह पूछ ही लिया, क्या मैं किसी की तरह दिखती हूं? उनके बीच की गई हल्की बातें और उस डायन की इतनी सरगर्मी से तलाश। लड़की को महसूस हुआ कि उसे गोद लेना कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस लड़की के बालों को सहलाया। मेरे वापस आने तक इंतजार करो। लेकिन लड़की निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठने वाली थी। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे रहस्यों की अच्छी तरह जांच करनी होगी। 3 जादुई घेरे अभी प्रकट ही हुए थे। तभी एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। महल के बाहर आदमी ने छोटी चेसा को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसे फूलों से भरी घोड़ागाड़ी पर बिठा दिया। लड़की का चेहरा सन्न रह गया। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं क्या कर रहा हूं? सोचा था कि बस एक झटके में उन दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक एक परछाई सामने आई। काउंट का तीसरा बेटा बेसिल। लड़की उत्सुकता से देख रही थी, पर उसने उन दोनों के बीच से सीधे निकलकर लड़की की ओर कदम बढ़ाए। यह पहली बार था जब उसने इतने करीब से अपने परिवार द्वारा गोद लिए गए इस बच्चे को देखा था। फिर उसने अपना शरारती हाथ बढ़ाकर लड़की के गालों को मरोड़ना शुरू कर दिया। पीछे खड़े हत्यारों ने जब देखा कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, तो अपनी तलवारें निकाल ली ताकि इस घमंडी शख्स को खत्म कर सकें। जैसे ही हवा में फूल खिले, वे दोनों पल भर में टुकड़ों में बिखर गए। बेसिल ने प्यार से लड़की के लिए छाता पकड़ लिया। धुंधली नजरों के बीच से बेसिल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हो। उसी समय अध्ययन कक्ष के अंदर उनका बड़ा भाई ईशूर सामने की ओर देख रहा था। बेसिल ने उस प्यारी सी चीज को मेज पर रख दिया। उन दोनों ने अपहरण की कोशिश के बारे में कोई बात नहीं की। उनके चेहरों पर नन्ही शेसा के रूप के लिए प्रशंसा थी। उसके बाद बड़े भाई ने गोद लेने की घटना के पीछे असामान्य चिंता जताई। यहां तक कि उसने लड़की को चुपके से कहीं दूर भेजने का सोचा। लेकिन लड़की कोई नादान परिंदा नहीं थी। एक लचर बहाना बनाकर रुकने के बाद उन दोनों को लगा कि शायद यह बच्ची सदमे में है। लेकिन बेसिल ने उस मामले का जिक्र किया, काउंट के मुर्दों को जीवित करने के विद्रोही कृत्य के बारे में। जीवन और मृत्यु भगवान का क्षेत्र है और काउंट की ऐसी अंधेरी योजना थी। काउंट द्वारा बच्चे को बलि के रूप में चुनने पर उन दोनों ने गहरी नाराजगी जताई। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मेरे बच्चों? और शेसा को भी अचानक याद आया 15 सालों का वह गुप्त अतीत। काउंट और वह महिला जो ब्लैक फॉरेस्ट से आई थी। 3 संतानों को जन्म देने के बाद काउंट की पत्नी एक दिन रहस्यमय तरीके से मर गई और काउंट खुद भी पूरी तरह पागल हो गया। शेसा अब गोद लेने का कारण समझ गई थी। क्या उसे बलि का बकरा बनाया जाना था? और तभी काउंट कमरे के अंदर आया, लड़की की उलझन भरी नजरों के बीच। शेसा मेरी बेटी है। ऐसी बेटी को बलि कैसे दिया जा सकता है? पिता की बस एक ही शर्त है, एल्फ रानी का मुकुट मुझे सौंप दो। यह पवित्र साम्राज्य का अवशेष है जिसे केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चे ही छू सकते हैं और साम्राज्य जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने वाला है। मुकुट सबसे पवित्र बच्चे को दिया जाएगा। लड़की बिस्तर पर लेटी थी, आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए कि उसे प्रार्थना करने जाना होगा। उसकी दुष्ट महिला वाली छवि अब पूरी तरह खतरे में थी।
और अगर कहीं उसका सामना फिर से उस आदमी से हो गया तो मरने की पूरी संभावना है। वह तो यहाँ एल्फ अनुसंधान की जांच करने के लिए घुसी थी, पर कहानी ने यह कैसा मोड़ ले लिया। इन सब बातों को सोचकर लड़की ने फैसला किया कि कुछ अजीब होने से पहले यहां से खिसक लेना ही बेहतर है। अच्छा हुआ कि उसने पहले से ही अदृश्य होने वाला फूल तैयार रखा था। लड़की के नन्हे पैर जमीन पर तेजी से चल रहे थे, पर फूल की पंखुड़ियां जमीन पर गिर गईं। पीछे एक साया खड़ा था, जिसने पंखुड़ियों को उठाया और उलझन में दिखा। यह देखकर लड़की और भी तेज भागने लगी। कुछ समय बाद लड़की आंगन में खड़ी थी। अचानक गिरने की वजह से फूल हाथ से निकल गया था। इस वजह से वह लड़के के हाथों रंगे हाथों पकड़ी गई। शैसा ने भोली बनने का नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का धीरे धीरे उसके करीब आया। वह लड़की के पास पंखुड़ियों का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे से नीचे झुका और लड़की के बालों को हल्के से सूंघने लगा। जैसे ही लड़की का राज खुलने वाला था, बाहरी हमले की चेतावनी की घंटी अचानक बज उठी। लड़की को अचानक अपना शरीर हल्का महसूस हुआ। वह पूरी तरह अपने भाई से चिपक गई थी। उसी समय काउंट के चेहरे पर बेफिक्री के भाव थे, जिससे शाही फरमान सुनाने वाले आदमी को उसकी धृष्टता महसूस हुई। इसके बाद तीखी बहस शुरू हो गई, यह सुनकर कि उसे भी महल जाना होगा। शैसा थोड़ी उलझन में पड़ गई। वे रात भर में महल के लिए रवाना होने वाले थे, पर काउंट बस धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने पीछे मुड़कर अपनी छोटी बेटी की ओर देखा, उस जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए। उसे पहले से ही पता था कि शैसा बेडरूम में नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए सेना भेजने ही वाला था। काल तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। कितनी शर्मनाक बात है। अपनी बेटी के प्रति उस आदमी की कोमलता बिल्कुल काउंट की पत्नी जैसी ही थी। क्या इसलिए कि हम बहुत मिलते जुलते हैं? लेकिन एक एल्फ का रूप कल्पनाओं से बना होता है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बेटी को गोद में उठाकर तेजी से मुड़ा। आज रात ही महल चलेंगे। अगले दिन लड़की महल में बैठी थी। उसे लगा कि भागने की उम्मीद अब और कम हो गई है। दर्शन के इंतजार के दौरान दरवाजा अचानक खुला। उस जाने पहचाने साये को देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हेलन, पाखंडियों का न्याय करने वाला, साम्राज्य में जीवन और मृत्यु का अधिकार रखने वाली हस्ती। कई पवित्र अवशेषों को संभालने के कारण उसे दैवीय शक्ति का प्रमाण माना जाता था। और जैसे ही वह आदमी दरवाजे से अंदर आया, उसकी नजर शैसा पर पड़ी। उसकी गुलाबी आंखों को देखकर उस आदमी की आंखें संकरी हो गईं। फिर वह बड़े कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ छूने ही वाला था, काउंट ने उसे पकड़ लिया। मेरी बेटी के साथ क्या करने वाले हो? हेलन ने झेंपते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि लड़की बस जानी पहचानी लग रही है। कमरे में तनाव का माहौल फैल गया। शुक्र है कि सहायक के समझाने पर उन दोनों के बीच कोई हिंसक टकराव नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल बंद नहीं हुआ था। हेलन ने लड़की की पहचान की जांच का बहाना बनाया ताकि काउंट को इस मामले से दूर रखा जा सके। जैसे ही भारी दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सिर्फ वे तीनों रह गए। उस आदमी की नजरें तेज तीर की तरह थी, जिससे लड़की के सिर के बाल भी खड़े हो गए। लड़की के मिलते जुलते चेहरे को देखते हुए, क्या तुम लीचेशिया की बेटी हो? इन शब्दों ने लड़की को लगभग सुन्न कर दिया। यह आदमी आखिर क्या बकवास कर रहा है? दरअसल उसका और इस आदमी का रिश्ता बहुत समय पहले का था। उसने कभी इस आदमी से प्रार्थना की थी कि वह उसके थके हुए जीवन को समाप्त कर दे। अस्वीकार कर दिया गया। एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने जीवन में वापस लौट आए। उम्मीद नहीं थी कि फिर से मिलना होगा, और वह भी ऐसे हालात में। यह देखते हुए कि लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, आदमी भी धीरे से बैठ गया। लगा था कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन हेलेन खुद ही अपने कपड़े उतारने लगा। केवल 5 साल की चेशा ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने झट से अपना सिर सोफे में छिपा लिया और शुतुरमुर्ग की तरह बन गई। जैसे ही कपड़े खुले, लड़की ने अपनी उंगलियों के बीच से देखा। आदमी की हंसली के नीचे एक चमकीला गुलाब का टैटू था। तभी अचानक काउंट की आवाज आई, क्या तुम मरना चाहते हो, सर हेलेन? काउंट धीरे धीरे पास आए, एक उभरते हुए शूरवीर होकर भी।
तुमने अपने शरीर पर एक चुड़ैल का निशान बनवा लिया। लेकिन हेलेन ने बिना किसी घबराहट के अपने कपड़े पहने। क्या आप लिचेसिया को जानते हैं? इस संक्षिप्त सवाल से काउंट तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। एक नुकीली मोमबत्ती का स्टैंड पल भर में हेलेन के गले तक पहुंच गया। चेशा का उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। हेलेन धीरे से उठा। इस बार मैं एक रक्षक शूरवीर के रूप में आऊंगा। तो फिर अब अगली बार ही मिलेंगे। काउंट ने अपने सामने मौजूद बच्चे को देखा। उनके चेहरे की गंभीरता तुरंत लाड़-प्यार में बदल गई। और अभी जो वह कुछ समय के लिए गायब थे, वह केवल उस सम्राट के प्रति अपना गुस्सा निकाल रहे थे, जिसने अपनी बेटी को पाखंडी जांचकर्ता के हवाले कर दिया था। अपनी बेटी को खुश करने के लिए काउंट चेशा को महल में टहलने ले गए। जो पसंद हो पापा को बताओ इन दो। यहां तक कि पापा तुम्हें महल भी दे देंगे। लेकिन आदमी के चेहरे की चिंता लड़की ने भांप ली। उसने अपना छोटा हाथ उठाया और धीरे से आदमी के बालों को सहलाया। चिंता मत करो, चेशा हमेशा पापा के साथ है। पर लड़की को यह नहीं पता था कि उसका व्यवहार बिल्कुल काउंट की दिवंगत पत्नी जैसा था। कुछ दिनों बाद लड़की राजधानी में स्थित विला में टहल रही थी। काउंट की प्रतिक्रिया ने चेशा को और भी उत्सुक कर दिया। सच्चाई जानने की इच्छा में उसने भागने का विचार त्याग दिया। लेकिन बड़े भाई बहनों का छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करने का तरीका चेशा के लिए सिरदर्द बनने लगा। उसे यह नहीं पता था कि तीसरी मंजिल की खिड़की से आंखों का एक जोड़ा शांति से इस सब पर नजर रखे हुए था। वासिलियन परिवार का शांत जीवन मां की मृत्यु के बाद पूरी तरह बिखर गया था। यहां तक कि जो बच्चा जन्म लेने वाला था वह भी गर्भ में ही मर गया। सबसे बड़े बेटे बेल ने काउंट के पागलपन के दौर में बहुत कम उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने अपनी कमजोरी को बड़ी सावधानी से छिपाया, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना था और खुद काउंट की हालत और भी खराब थी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे बिना सोए बिना आराम किए अपनी मृत पत्नी के शरीर के पास बैठे रहते थे। बेल की चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं देते थे। काउंट की जिम्मेदारियों को पूरी तरह त्याग दिया था, जब तक कि वह विचार मन में नहीं आया, हाँ, मैं काउंट वासिलियन हूं, इसलिए मैं तुम्हें वापस जीवित कर सकता हूं। यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। बेल की नजरों में वर्तमान काउंट सिर्फ एक शरीर थे, जिनका दिमाग वर्जित विचारों से भरा था। उनकी योजना में अपनी मृत पत्नी को जीवित करने के लिए एल्फ क्राउन की बलि देना शामिल था। परिवार का विनाश तो बस समय की बात थी, और इसमें शामिल होने के कारण चेशा भी इससे बच नहीं सकती थी। लेकिन अपने सामने मौजूद जिद्दी जुड़वा बच्चों को देखकर अच्छा हुआ कि यह छोटी बहन उम्मीद से ज्यादा जल्दी ढल गई, और उसे अनचाहे ही उस बच्चे की याद आ गई जो गर्भ में ही मर गया था। अगर वह बहन पैदा होती तो शायद वह बिल्कुल इसके जैसी दिखती। तभी काउंट की आवाज ने बेल के विचारों को तोड़ दिया। पिता और पुत्र के बीच की बातचीत हमेशा कड़वाहट से भरी होती थी। होने वाली अंधेरी योजना के बारे में सोचकर और काउंट की आंखों में निराशाजनक भविष्य देखकर बेल ने अपनी मां को दिए वादे को पूरा न कर पाने के लिए खुद को दोषी माना। तुरंत 13 साल के लड़के ने बहादुरी से अपना सिर उठाया। उसे हर हाल में रोकना होगा इस बेईमान काउंट को। लड़की ने आखिरकार अपना बेजोड़ रूप दिखाया। इस समय उठाया गया हथियार खुद के लिए नहीं था, बल्कि अपने भाई का बदला लेने के लिए था। कुछ समय पहले अपनी बहन का प्यार पाने की होड़ में दोनों भाइयों ने उसे तरह तरह की चीजें खिलानी शुरू कर दी। परिवार का यह दुर्लभ खुशनुमा माहौल पास खड़ी नौकरानी भी देख रही थी। तभी काउंट रुडिन मिलने आए। उन तीनों को एक साथ देखकर काउंट रुडिन की पत्नी भी थोड़ी हैरान रह गई। पिछली बार संदेश देने वाले काउंट रुडिन को देखकर इस समय भी वह सम्राट के आदेश पर इस नई गोद ली गई बच्ची चेशा से मिलने आए थे। उनके अहंकारी रवैये ने बेल को बहुत परेशान किया। चेशा ने अपनी समझदारी से यह सब देख लिया था। जैसे ही कप वापस मेज पर रखा गया, काउंट रुडिन ने अपना नाटक शुरू किया, यह इशारा करते हुए कि चेशा असल में सिर्फ एक मामूली अनाथ थी। किस्मत से चेशा कोई असली बच्ची नहीं थी। उसने इस बचकानी हंसी का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन इन बातों ने दूसरे भाई काल को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उसकी ठंडी तलवार तुरंत म्यान से बाहर आई और औरत के गले पर टिक गई।
बासिल भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका चाहता था, लेकिन गोद में चेशा होने के कारण उसे अपना गुस्सा पीना पड़ा। तभी बेल ने इस हंगामे को रोका। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उसे शिष्टाचार बनाए रखने पर मजबूर किया। पर उस किशोर के संयम का जवाब और भी बेशर्म उपहास से मिला। क्या यही वासिलियन परिवार की परंपरा है, या फिर बिना मां के बच्चे ऐसे ही होते हैं? इस बात ने बेल के दुखते दिल पर गहरी चोट की। सामने वाले को गुस्से में दरवाजा पटक कर जाते देख उस किशोर का कमजोर शरीर भी इस समय कांपने लगा। अपने उतावले भाई को रोकने के बाद वह अकेला ही वहां से चला गया। चेशा इस भारी माहौल को महसूस कर कांप रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी वजह से ही सबको यह अपमान और गालियां सहनी पड़ रही हैं। समान अनुभव होने के कारण वह बेल के दुख को गहराई से महसूस कर पा रही थी। उसे वाकई बहुत बुरा लग रहा होगा। वह फुर्ती से बासिल की गोद से नीचे उतरी और तेजी से कमरे के बाहर भागी। जादू के मार्गदर्शन का पीछा करते हुए वह स्टोर रूम तक पहुंची। चेशा ने अंदर झांक कर देखा। आखिरकार उसे वह मिल गया। वह उदास सासाया। भले ही वह सबसे बड़ा भाई था, लेकिन वह खुद भी अभी सिर्फ 13 साल का बच्चा था। चेशा धीरे से उस लड़के के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए, लेकिन अनाड़ी लड़की के बोलने से पहले ही बेल ने शांत होने का नाटक करते हुए समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह केवल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि लड़की को परिवार का उपनाम दिया गया था। चेशा ने लड़के की हिचकिचाहट को समझ लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस लड़के को फूल थमा दिए। यह भावना बेल की आंखों की पुतलियां सिकोड़ दी। फूलों की खुशबू सूंघने से तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। यह बेल को सांत्वना देने वाली उसकी मां की पहली छवि थी। युवक का लंबे समय से दबा हुआ मन अब और खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। आंसू उसके गालों से लगातार बहने लगे। काफी देर तक सन्नाटा रहा। आखिरकार युवक ने अपनी भावनाओं को संभाला। वह बस अपनी मां की वसीयत का पालन करना चाहता था। काउंट और उसके भाइयों की मनमानी। उसे डर था कि किसी भी क्षण परिवार ढह जाएगा। उसे यह भी डर था कि परिवार के विनाश से चेशा पर अकल्पनीय आपदा आएगी। युवक की बातें अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन देखा कि चेशा पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। और उस औरत का अपमान चेशा के पहले से ही ठंडे दिल को फिर से बेचैन कर दिया। यह सच में कष्टप्रद है। देखते ही देखते रात हो गई। काउंट रुडिन अपने सुखद क्षण का आनंद ले रहे थे, यह सोचकर कि दिन में वह काउंट वासिलियन के घर पर थे और बेधड़क अपना गुस्सा निकाल रहे थे। उनका अहंकार और बढ़ गया। नशे की हालत में वह जल्दी ही सो गए। तभी एक आकृति चुपचाप वहां प्रकट हुई। चेशा इस समय जादू की शक्ति से भरी हुई थी। वह एक अजय रूप में रुडिन के सपने में उतरी। काउंट रुडिन, जो अभी कुछ देर पहले बहुत अहंकारी थे, अब एक चूहे की तरह उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लिचेशिया अब अपने असली रूप में थी। वह अपना बेकाबू गुस्सा निकाल रही थी। वह उसे एक ही घातक वार देना चाहती थी, पर दिन में बेल और अन्य भाइयों द्वारा महसूस किए गए अपमान के बारे में सोचकर उसने इस शिकार के खेल को लंबा खींच दिया। उसके तरीकों ने रुडिन को अनगिनत बार रोने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, और खेल अपने अंत पर पहुंच गया। लिचेशिया के हाथों में हथियार ऊंचा उठा हुआ था। जैसे ही वह वार करने वाली थी, एक शक्तिशाली जादुई शक्ति ने उस दुःस्वप्न को चकनाचूर कर दिया जो उसने रुडिन के लिए तैयार किया था। सुरक्षित रहने के लिए चेशा ने पहले खुद को छिपाने का फैसला किया, लेकिन आने वाले व्यक्ति ने उसे हैरान कर दिया। वह उसका यह सस्ता पिता ही था। चेशा ने चुपके से देखा। काउंट वासिलियन की उंगलियों की चुटकी के साथ बेचारा रुडिन एक बार फिर अपने जीवन के सबसे अंधियारे पल का अनुभव करेगा। चेशा के भाग्य के पीछे कोई गहरा रहस्य लगता है, लेकिन जानकारी की इतनी बड़ी मात्रा को संकलित नहीं किया जा सका। वह लड़की जो बदला लेना चाहती थी, अब केवल सच खोजना चाहती थी। चेशा द्वारा काउंट रुडिन को गहरा सबक सिखाने के बाद कीन भी वहां पहुंच गया। जैसा कि उसका कोडनेम एक सांप की तरह था, रुडिन दर्दनाक यातना के बीच लगातार क्षमा की भीख मांग रहा था। उसने रुडिन की गुहार का आनंद लिया, लेकिन घर पर इंतजार कर रही अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचकर
उसने प्रक्रिया तेज कर दी। रुडिन ने आखिरकार आज की अपनी नीचता के लिए अपने जीवन से कीमत चुकाई। और चुपके से देख रही चेशा ने भी यह दृश्य देखा। वह स्वाभाविक रूप से उस आदमी के लिए चिंतित हो गई कि क्या उसे सम्राट की ओर से जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस आदमी के चेहरे के भाव शांत थे। वह अपनी घड़ी से खेल रहा था, यह सोचकर कि घर पर छोटी बेटी के पास जल्दी वापस जाना होगा। यह सुनकर चेशा लगभग खुद पर काबू खो बैठी। उसे भी जल्द से जल्द वापस जाना था। कुछ देर बाद चेशा दौड़ती हुई घर वापस आई और लगभग कीन से टकरा ही गई। आदमी का चेहरा गंभीर था। उसने लड़की को गोद में उठा लिया। उसे लगा कि वह पकड़ी गई है, लेकिन किसे पता था कि वह आदमी बस प्यार से अपनी बेटी के करीब आना चाहता था। अपने पिता से आ रही शराब की गंध को महसूस करते हुए लड़की ने तुरंत भांप लिया कि वह आदमी नशे में था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बेटी को नहीं भूला था। अपने हाथ में छोटे बिस्कुट को देखकर लड़की ने लंबे समय बाद महसूस किया देखभाल किए जाने का एहसास। काउंट रुडिन के नजरिए से अलग वह अब एक क्रूर काउंट नहीं था। अब वह अपनी बेटी को लाड प्यार करने वाले पिता जैसा लग रहा था। आदमी की एक चुटकी के साथ काले जादू ने उन दोनों को फिर से घेर लिया। सोने का समय हो गया है नन्ही जान। फिर से आंखें खोलने पर कीन उसे सुलाने की मुद्रा में था। उसने लड़की के सिर को सहलाया। उसकी फीकी पड़ती मुस्कान को देखकर छोटी चेशा को लगा कि आज पापा थोड़े अजीब हैं। भावनाओं पर नियंत्रण खो देने वाले बेल के बारे में सोचकर और फिर अपने सामने इस आदमी को देखकर ऐसा लगा कि उनमें भी वैसी ही उदासी है। क्या यह काउंट की पत्नी की वजह से है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सो गया था। ऐसा लगा कि अपनी बेटी के पास वह बहुत शांति से सोता है। और इन दिनों में छोटी चेशा ने भी भाग्य के संकेत को महसूस किया। ऐसा लगता है कि काउंट की पत्नी का रहस्य उससे जुड़ा है और वह इस समय चुपके से बिस्तर से नीचे फिसल गई है। वह कोई उपयोगी जानकारी ढूंढने की योजना बना रही थी। उसी समय लिचेशिया के मूल ठिकाने में एक बिन बुलाए मेहमान के आने ने इस अंधेरी शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। उस गुमनाम समय के दौरान उस आदमी ने साम्राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से की खाक छानी थी, सिर्फ उस औरत की तलाश में। वह औरत जिसने उस पर अपनी छाप छोड़ी थी। और आज वह एक विधर्मी जांचकर्ता के रूप में यहां खड़ा था। तुम्हारा मालिक तुम्हें बचाने कब आएगा? दूसरी तरफ चेशा को बाहर हो रही किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। वह सूचना कक्ष में उपयोगी जानकारी खोजने की कोशिश कर रही थी। बुकशेल्फ की परतों के बीच से गिरे एक पन्ने ने उसकी दिलचस्पी जगाई, लेकिन उसके अंदर की सामग्री ने उसकी आंखों की पुतलियां सिकोड़ दी। यह वास्तव में लिचेशिया के बारे में एक जांच रिपोर्ट थी। अगली सुबह वासिलियन परिवार शायद ही कभी एक साथ भोजन करने के लिए इकट्ठा हुआ। पिता द्वारा खाना खिलाने के बावजूद चेशा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल मिली जानकारी में उसके पूरे जीवन का विस्तृत विवरण था। कुछ विवरण तो ऐसे थे जिन्हें वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि यह आदमी इन लंबे 20 वर्षों के दौरान आखिर किस तरह की भूमिका निभा रहा था। वह उत्पीड़न था या सुरक्षा? सौभाग्य से दूसरों ने चेशा की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। अखबार में काउंट रुडिन की मृत्यु का समाचार देखकर बेल ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह उसके पिता का काम था। वह उस आदमी को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे परिवार के सम्मान की इतनी चिंता क्यों होने लगी। लेकिन वह आदमी बस मुस्कुरा दिया। रुडिन द्वारा उन्हें अपमानित करने वाले शब्द। वह चाहता था कि वह लाखों बार मर जाए। बस इतनी आसानी से मर जाना वास्तव में अफसोस की बात है। अपनी छोटी बेटी की ओर देखा। कीन ने भी अपना निर्णय बताया। परिवार को फिर से सतह पर आने दे। यह सुनकर बेल मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा स्तब्ध रह गया। इतने सालों में यह पहली बार था जब पिता घर के मामलों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन वह जो जल्दी ही शांत हो गया। उसने आदमी को याद दिलाना शुरू कर दिया, भविष्य में चीजों को इतना चरम पर न ले जाएं। आदमी ने कोई रुख नहीं अपनाया, बस इतना कहा कि आगे घर में एक ट्यूटर आएगा। उन्हें चेरी की देखभाल करने के लिए कहकर वह मुड़ा और चला गया। कीन को बाहर जाते देखकर चेशा तुरंत डाइनिंग टेबल से नीचे कूद गई। कमरे में लौटने के बाद चेशा ने सभी सुरागों को इकट्ठा करने की कोशिश की। कीन अपनी जानकारी की जांच कर रहा है।
उसका भूमिगत दुनिया के साथ संबंध जरूर होगा। वह आदमी अपना विशेष टैटू जानता है। वह मेरे ठिकाने के बारे में भी सब कुछ जानता है। और काउंटेस का 7 साल पहले निधन हो गया था। अब केवल योगिनी मुकुट की कमी है। कोको मैंगा क्लब, लेकिन वह मुझ जैसे अनाथ को क्यों निशाना बनाएगा? मैंगा क्लब, यह अनसुलझी गुत्थी चेशा को परेशान कर रही थी। तुरंत उसने एक जादुई तितली छोड़ी। अपने छोटे भाई से खबर लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह तितली अपना लक्ष्य खो चुकी थी। पल भर में एक अशुभ एहसास ने दिमाग को घेर लिया। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमी को छूने की? सतह पर एक मासूम और प्यारी दिखने वाली लड़की, पीठ पीछे वह वास्तव में एक कुख्यात दुष्ट महिला है। जांच के नाम पर अर्ल के घर की छोटी बेटी बनने के बाद उसे सभी का प्यार मिला, और जब वह लंबे समय बाद मिलने वाली गर्मी को महसूस कर रही थी, तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक तूफानी रात में रिचेसिया ने एक छोड़े हुए पिल्ले जैसे लड़के को बचाया। एल्फ प्रयोग के कारण वह अपनी पिल्ले जैसी विशेषताओं को छिपाने में असमर्थ था। इस दुबके हुए आदमी को देखकर रिचेसिया ने जादू का प्रयोग किया, उस छवि को पूरी तरह छिपा दिया जिससे उसे हीनता महसूस होती थी। लड़की की जानबूझकर छिपाई गई कोमलता उस आदमी ने भी पूरी तरह देख ली थी। उसने रिचेसिया के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली, लेकिन लड़की इस पिल्ले को रखना नहीं चाहती थी, केवल इसलिए क्योंकि उसे डर था कि उसकी बदनामी उस आदमी के लिए आपदा लाएगी। उसका ठंडा रवैया उस आदमी की भौहों के बीच छिपी निराशा को नहीं रोक सका, लेकिन वह हर दिन रिचेसिया के पास मंडराता रहा। उसके लिए विशेष एल्फ औषधि बनाना, उसके लिए गलियों में दौड़कर जानकारी जुटाना, उसके लिए सुंदर आभूषण बनाना। रिचेसिया आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। शादा नाम के इस आदमी को अपने पास रख लिया। इस दुनिया में जहां हर कोई उससे नफरत करता है, कोई उसके लिए भी आएगा। और यह विशेष आदमी आज अचानक मुसीबत में पड़ गया। छोटी चेशा चुपके से भागने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, पाया कि उसके सारे भाई बाहर ही थे। बासिल ने लड़की का सिर सहलाया, कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर काल की जल्दबाजी में वे दरवाजे से बाहर चले गए। चेशा बस देखती रह गई। खुशी इतनी अचानक मिल गई। पलक झपकते ही लड़की ने अपने तोड़फोड़ किए हुए ठिकाने को देखा। उसका मूड बहुत खराब था। पुरानी यादें दिमाग में आने लगी। वह आदमी के मारे जाने के परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। स्विच दबाने के बाद लड़की इस ठिकाने के गुप्त कमरे में दाखिल हुई। एक प्रमुख स्थान पर उस औषधि को पाया जो आदमी ने पहले से तैयार की थी। लेकिन यह दिल के आकार की बोतल क्या बला है? और तभी कुछ हलचल सुनाई दी। वह भाई जिसने अभी जरूरी काम से बाहर जाने को कहा था, यहां दिखाई दिया। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। लड़की ने तुरंत औषधि पी ली, अपने मूल रूप में वापस आ गई। और जैसे ही उसने जादू से वहां से हटने की कोशिश की, काल ने भी लगभग उसी समय इस गुप्त कमरे को ढूंढ लिया, हवा में फैली खुशबू को सूंघते हुए। यह उसकी बहन की खुशबू जैसी ही लग रही थी। काल धीरे से अंदर आया, लेकिन जमीन पर केवल एक खाली बोतल मिली। कुछ देर बाद रिचेसिया शहर में प्रकट हुई, और उसके आने से भीड़ में हलचल मच गई। एक साधारण जांच के बाद उसे जल्द ही पता चल गया कि क्या हुआ था। राइजिंग स्टार नाइट्स ने उसके ठिकाने पर छापा मारा, शादा को बंधक बनाकर जबरन ले गए। अंततः यह सब उसके लिए ही था। दूसरे के उद्देश्य को जानते हुए भी रिचेसिया ने फिर भी खेल में शामिल होने का फैसला किया, दुनिया को अपनी वापसी का ऐलान करते हुए। और शिकार के रूप में वह जल्द ही शिकारी का ध्यान खींच लिया। आदमी ने विनम्रतापूर्वक माफी मांगी, दावा किया कि वह मास्टर का वफादार अधीनस्थ है, मास्टर के आदेश पर स्वागत करने आया है। लड़की की पुतलियां थोड़ी हिली। उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के पीछे का नेता भी इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। वे एक ऐसा संगठन है जिसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। वे ही दुनिया के पीछे के असली मालिक हैं। यह मूल रूप से वैलेन साम्राज्य का क्षेत्र था। एक दिन अचानक श्राप आ गया, और यह एक बंजर भूमि बन गई जहां जीवन नहीं पनप सकता था। और इस छोड़ी गई भूमि पर वे लोग जमा हो गए जो दूसरे साम्राज्यों में जीवित नहीं रह सकते थे। वर्षों के विकास के बाद यह प्रमुख शक्तियों के मिलने का एक तटस्थ क्षेत्र बन गया। केवल मास्टर ही न्यूनतम व्यवस्था बनाए रख सकते थे।
यह सब सोचते हुए रिचेसिया ने ज्यादा विरोध नहीं किया। वह बस अपने पिल्ले को ढूंढना चाहती थी। उस आदमी के नेतृत्व में वह इस बंजर भूमि के नीचे खड़े महल में आई। यह उसकी पहली बार थी इस विशाल संगठन के इतने करीब आना। और इस समय वह बगल के हॉल में आई। पर्दे के पीछे से आदमी की आवाज धीरे से आई, यह हमारी पहली मुलाकात है। लेकिन सिर्फ एक ही स्थान पर होने से रिचेसिया को भी भारी दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी अडिग रही। आदमी को सीधे मुद्दे पर आने को कहा। भले ही वह पवित्र साम्राज्य का एक पाखंडी अन्वेषक हो, वह बात की दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस बार का लापरवाह अन्वेषक वास्तव में वह आदमी था जिसका रिचेसिया के साथ गहरा संबंध था। लड़की तुरंत समझ गई। एकमात्र व्यक्ति जो उससे संबंधित था वह हेलन नाम का आदमी था ना। वह मना करना चाहती थी, लेकिन पर्दे के पीछे के व्यक्ति को उस निशान के बारे में पता था जो उसने उस आदमी पर छोड़ा था। रिचेसिया के कुछ बोलने से पहले ही आदमी ने अपना इरादा बता दिया। वह लड़की के कार्यों को स्वीकार करता है जब तक उस पाखंडी अन्वेषक से निपट लिया जाता है। पर्दे के पीछे के अन्य लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह सुनकर लड़की शान से मुड़ी और चली गई। इस आंखों पर पट्टी बांधे आदमी के नेतृत्व को मना कर दिया। वह निशान जो उसने हेलन पर छोड़ा था, जिससे लड़की स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जैसे ही टेलीपोर्टेशन जादू खुला, वह तुरंत हेलन के स्थान पर पहुंच गई। और जो दृश्य आंखों के सामने आया वह जंजीरों से बंधा हुआ लड़का था। आखिरकार एक कैदी के लिए खुद को जोखिम में डालने से नहीं कतराई। आदमी धीरे से बोला। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद लिचेशिया को अभी भी समझ नहीं आया कि आदमी ने ऐसा क्यों किया। खिड़की से आती चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी। हेलन ने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली केवल यह जानने के लिए कि सालों पहले उस महिला ने उसे क्यों छोड़ा था। लड़की आदमी के सामने घुटनों के बल गिर गई, मरने के अवसर के लिए प्रार्थना करने लगी। और यही उसकी और हेलन की पहली मुलाकात थी। 5 साल पहले लिचेशिया ने पहली बार अपनी योगिनी शक्तियों को जगाया था, जिसने शिकारियों द्वारा अंतहीन शिकार को बुलावा दिया। युवा लड़की विरोध करने में असमर्थ थी, केवल भाग्य के क्रूर मजाक को चुपचाप सह सकती थी। और तभी सामने उस लड़के का दिखना उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। सम्मान के साथ मरने की एक आशा। उसने विनती की कि लड़का उसके दुखद जीवन का अंत कर दे। फिर से आंखें खोलने पर लिचेशिया ने खुद को एक अजनबी बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसे लगा कि वह अभी भी शिकारियों की पकड़ से नहीं बच पाई है। लड़की अब खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मरने जैसी सरल इच्छा भी पूरी क्यों नहीं हो पा रही। दुनिया की कड़वाहट एक घनी जाल की तरह थी जिसने उसे कसकर जकड़ लिया था। शायद उसके हाथों मरना बहुत आसान होता। तभी जो चेहरा अभी दिमाग में आया था वही दरवाजे के बाहर दिखाई दिया। लिचेशिया ने विरोध करने के लिए पास पड़ा कैंडलस्टिक उठा लिया, लेकिन सामने वाले लड़के ने शांति से खाना नीचे रख दिया। डरी हुई लिचेशिया को देखते हुए उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और उसे धीरे धीरे मुंह में चबाने लगा। इस तरह से उसे बताया कि खाना सुरक्षित है। लड़की दंग रह गई। अनगिनत धोखे सहने के बावजूद इस बार उसने न चाहते हुए भी विश्वास करना चुना। उसने खाना उठाया और बड़े चाव से खाने लगी। शायद बहुत समय से ठीक से खाना नहीं खाया था। कुछ ही पलों में उसने सारा खाना खत्म कर दिया। लड़के ने चुपचाप बर्तन समेट लिए। उसने लड़की के गालों की ओर देखा। काफी कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद लड़की की सुंदरता अभी भी कम नहीं हुई थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आसमान की चांदनी शरारत करने लगी। चांदनी की किरणें लड़की के चेहरे पर चमक रही थी। लड़की ने सिर उठाया और मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। ऐसा लगा जैसे बहुत समय से वह रुकी नहीं थी इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए। उसने मुड़कर लड़के की ओर देखा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इस अचानक आए बदलाव ने लड़के के गाल लाल कर दिए। लड़के ने हकलाते हुए कहा कि वह पवित्र साम्राज्य का एक प्रशिक्षु शूरवीर है। यह सब करना उसका कर्तव्य था। इन शब्दों ने लड़की को फिर से दहशत में डाल दिया। पवित्र साम्राज्य पाखंडियों के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि वह एक योगिनी है, लड़की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके साथ क्या होगा। जब लड़की भागने की योजना बना रही थी,
तभी लड़के ने कोमलता से उसे कंबल से ढक दिया। आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और लड़की की भागने की योजना बुखार आने के कारण पूरी तरह चौपट हो गई। उन कुछ दिनों की देखभाल के दौरान उसके मन में उस आदमी के लिए अलग भावनाएं पैदा हो गईं। भागना तो दूर, वह उसकी कर्जदार भी बन गई। वह हैरान थी कि लड़का उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन लड़के ने कोई सफाई नहीं दी। मेरा नाम हेलन है, उम्मीद है कि तुम मुझे याद रखोगी। लीचेशिया थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई, लेकिन तभी अचानक आई चिल्लाने की आवाज ने उस नाजुक माहौल को तोड़ दिया। दोनों ने खिड़की के बाहर देखा। लीचेशिया का पीछा करने वाले शिकारी आ गए थे। इससे लड़की घबरा गई। वह इस भले लड़के को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। शिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह चाहती थी कि लड़का उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन लड़का उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दरअसल लड़की की देखभाल करने के दौरान वह समय निकालकर बाहर जाता था, लड़की के जीवन के अंधेरों को दूर करने के लिए। और अब बहुत कम शिकारी बचे थे। लड़की की हैरानी पर ध्यान दिए बिना उसने अपना हथियार उठाया और मुड़कर चला गया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अच्छे से जियो। वह नहीं जानता था कि उसकी भलाई उसके और लड़की के बीच की दूरी को और बढ़ा देगी। वह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बिना शायद और भी बेहतर होता। लीचेशिया लड़के की स्थिति को अच्छी तरह जानती थी। एक युवा शूरवीर के भविष्य में असीम संभावनाएं थी, जबकि वह एक योगिनी थी, पवित्र साम्राज्य की नजरों में एक पाखंडी। वह लड़के की उन्नति के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने आखिरी बार उस छोटी झोपड़ी को देखा और नीचे कूदकर वहां से चली गई। अगले 5 वर्षों के फरारी जीवन में लीचेशिया आखिरकार कांटों वाले गुलाब की तरह विकसित हुई। उसने अपने पीछे पड़े अनगिनत शिकारियों को मार गिराया। कभी कभी वह उस रात वाले लड़के के बारे में भी सोचती थी कि अब वह कैसा होगा। क्या वह उसके धोखे को माफ करेगा, या फिर वह भी उसका शिकार करने वाली टोली में शामिल हो गया होगा। उसकी उलझनों के बीच भाग्य ने फिर से सटीक उत्तर दिया। वे बिल्कुल विपरीत रास्तों पर थे, एक दूसरे के असली कट्टर दुश्मन बन गए। लंबी यादों में खोई हुई लड़की को आदमी की आवाज ने टोक दिया। क्या इस बार भी तुम मुझे जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो? लेकिन लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शायद लीचेशिया की हिचकिचाहट को समझते हुए आदमी ने विषय बदल दिया। इस दौरान तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? लहजे की नरमी लड़की को थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा था कि यह मुलाकात सब कुछ खत्म करने के लिए है। अचानक शरीर में एक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। औषधि का असर अब खत्म होने वाला था। क्या उसका असली रूप उसके सामने आ जाएगा? वे बिल्कुल विपरीत रास्तों पर थे, एक दूसरे के असली कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी ऐसा नहीं सोचता। वह बड़ी सावधानी से लड़की के ठिकाने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जवाब देने का मौका नहीं मिला। लीचेशिया के शरीर में अब अजीब बदलाव होने लगे। वह इसी समय छोटी चेशा के रूप में वापस बदलने वाली थी। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, किसी भी हाल में पोल नहीं खुलनी चाहिए। शिया की जादुई शक्ति उबलने लगी। जादू के चमकने के उसी पल उसने आटे की बोरी उठाई और हेलन के चेहरे पर दे मारी। नाजुक समय में वह सुरक्षित रूप से टेलीपोर्ट होकर निकल गई। छोटी चेशा ने एक ठंडी आह भरी। मौका मिलते ही उसने जल्दी से फिर से जादू का इस्तेमाल किया और खुद को वयस्क रूप में बदल लिया। और ठीक उसी समय हेलन ने भी पीछा कर लिया। किया की हरकतों ने उसका सिर चकरा दिया था। उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि लड़की फिर से भागना चाहती है। शादा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन थिया ने उसे एक हाथ से दबा दिया। कई सालों के बाद दोनों की नजरें फिर से मिली। वह उनके बीच की उस न लांघी जा सकने वाली खाई को जानती थी। उस आदमी को देखते हुए जो अब विधर्मी इंक्विजिटर बन चुका था, उनके बीच की आखिरी संभावना भी खत्म हो गई थी। थिया ने जादू जलाया और वह पवित्र अवशेष निकाला जिसकी साम्राज्य को बहुत लालसा थी। रूबेस का भाला। वह इसके बदले में उन्हें जाने देने का सौदा करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करती, वह आदमी उसके सामने आ गया। उसे लगा कि वह असहमत है। थिया अपने आप में कहती रही कि वह अवशेष को नष्ट कर देगी, लेकिन हेलन ने उसे बस शांति से देखा। उसके होंठ थोड़े खुले थे पर उसने कुछ नहीं कहा।
अचानक आई इस खामोशी ने थिया को उलझन में डाल दिया। यह आदमी क्या कर रहा है? यह बोल क्यों नहीं रहा? कुछ पलों के बाद हेलन आखिरकार बोला। उसे समझ नहीं आया कि थिया रिश्ता तोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों थी। वह आगे बढ़ा और उसने थिया का चेहरा पकड़ लिया। तुम्हारे बगल में सिर्फ मैं ही खड़ा हो सकता हूं। क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? या तुम्हारी बेटी की वजह से? इन बातों ने थिया के माथे की नसें तान दी। यह आदमी कब तक गलतफहमी में रहेगा? उसके पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। खैर छोड़ो। थिया ने पवित्र अवशेष को फेंक दिया। मान लो कि तुम्हें यह सौदा मंजूर है। यह कहकर वह उस विवादित जगह से टेलीपोर्ट होकर भाग गई। अगले दिन वेसिलियन परिवार में मैं खाना शुरू करती हूँ। छोटी चेसा मिल्क टी पी रही थी, भाइयों द्वारा तैयार किए गए शानदार पेस्ट्री के साथ। कि चेसा को अचानक एक जानी पहचानी खुशबू आई। अच्छी बात यह थी कि पकड़ी नहीं गई, लेकिन हमेशा सटीक रहने वाली दवा अचानक विफल कैसे हो गई? अगली बार शादा से इसके बारे में जरूर पूछना होगा। लड़की चुपके से अपने सामने लड़ते हुए दोनों को देख रही थी। भाई के अचानक आने से उसे एहसास हुआ, मामला इतना सरल नहीं है। पाताल लोक में जाना इतना आसान नहीं है। वेसिलियन परिवार में जरूर कोई गहरा राज छुपा है। वह सोच ही रही थी। चेसा को अचानक एक परिचित गंध आई। झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। एक छोटा कुत्ता गोल गोल घूमते हुए सबके सामने आ गया। चेसा वहीं दंग रह गई। कल शादा ने कहा था कि वह उसे ढूंढने आएगा, सोचा नहीं था कि सच में आ जाएगा। चेसा उस पर झपटी। वह उसे जल्दी से वहां से भगाना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने यह नजारा देख लिया था। उन्हें लगा कि चेसा को यह पसंद आया है। उन्होंने तुरंत इसे गोद लेने का फैसला किया। इस दृश्य को देखकर चेसा के मन में सिर्फ एक बात थी, सब खत्म हो गया। लेकिन जाहिर है, इंसानों के सुख दुख एक जैसे नहीं होते। चेसा ने मदद के लिए पापा की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, पर हैरानी की बात यह थी कि कीन ने बस एक नजर देखी और मान लिया। खाने की मेज पर चेसा ने भाइयों को बहुत गुस्से में देखा। पता चला कि रॉयल परिवार की पार्टी जल्द ही होने वाली है, लेकिन तय किए गए कपड़े बहुत निराशाजनक थे। दोनों गुस्से से भरे हुए थे। छोटी चेसा बिना किसी परवाह के खाना खा रही थी। बेसिल ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया। यह एक बहन के रूप में चेसा की पहली उपस्थिति होगी। इसे संतोषजनक बनाना ही होगा। देखते ही देखते बेसिल 8 गलियों की खाक छान आया, अपनी बहन के लिए सबसे महंगी ड्रेस बनवाने के लिए। बकाल को ध्यान से मेल मिलाते हुए देखकर और पुरानी यादों में बकाल के हर बार दिखने पर ऐसा लगता था कि उसे सजने संवरने का बहुत शौक है। चेसा ने बड़ी हैरानी से पूछा। बेसिल ने थोड़ा सोचा और कहा कि अब उसे इस दिखावे की आदत हो गई है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वह ऐसा दिखे जैसे उसकी मां नहीं है। पता चला कि काउंटेस के निधन के समय पिता और बेल अक्सर घर से बाहर रहते थे। छोटी उम्र में वह और काल मृत्यु को नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि मां बस कहीं दूर घूमने गई है, इसलिए जब भी समय मिलता वह मां को वापस खोजने की कोशिश करता। जब तक कि एक दिन उसने सुना दूसरों का बेरहम मजाक, कहते हुए कि बेसिल खानदानी परिवार से है, पर उसके कपड़े बिना किसी संस्कार वाले भिखारी जैसे हैं। उस पल उसे आखिरकार मौत का असली मतलब समझ आया और जान गया कि मां अब कभी वापस नहीं आएंगी। लड़की की सच्ची भावनाओं ने जल्लाद के दिल के अंधेरे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और वेसिलियन की सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। छोटी चेसा को बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। खुशमिजाज दिखने वाले बेसिल के बारे में सोचते हुए और उसके दिल की गहराई में छिपी कमजोरी के बारे में, साथ ही शाही कपड़ों के कारीगरों द्वारा की गई जानबूझकर परेशानी। तभी एक फैशन की दुकान खोलने का विचार मन में आया। अगले दिन बहन के लिए सामान खरीदने के लिए दोनों भाई पाताल लोक जाने की तैयारी करने लगे। चेसा ने खुद आगे बढ़कर उनके साथ जाने की इच्छा जताई। दोनों ने उस छोटी बच्ची को देखा। उन्हें लगा कि यह बस बहन का नासमझी भरा मजाक है, लेकिन लड़की ने यहां आने के बाद पहली बार बाहर जाने का बहाना बनाया और एक मासूम सा चेहरा बनाया। बहन की प्यारी सूरत देखकर बेसिल का मन हुआ कि वह चिड़िया के घोंसले में छिपाई अपनी सारी पॉकेट मनी बहन के लिए निकाल ले। चेसा के चेहरे पर अपनी चाल कामयाब होने की मुस्कान आई। भाइयों के साथ पाताल लोक जाकर
धीरे धीरे परिवार के छिपे हुए सच का पता लगाना था। घोड़ा गाड़ी दूर निकल गई। तीनों ने चेसा को बड़े धैर्य से समझाया कि वह बड़े भाई को कुछ न बताए। पाताल लोक साम्राज्य की तरह भव्य नहीं था। मंजिल पर पहुंचने के बाद तीनों एक गली की ओर चल दिए। काफी घूमने फिरने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और एक टोपियों की दुकान में पहुंचे। और यह जगह असल में रिचेसिया का अड्डा थी। उनके द्वारा की जा रही तारीफों को सुनकर उन्हें नहीं पता था कि मालिक वही बच्ची है जिसे उन्होंने गोद में ले रखा है। और शादा भी सही समय पर कपड़े बदल कर आ गया। जैसे ही शादा सामान दिखाने के लिए तैयार हुआ, तेज नाक वाले काल को शादा से एक जानी पहचानी खुशबू आई। यह खुशबू हमारे घर के कुत्ते जैसी लग रही है। इस बात ने तीनों को डरा दिया। चेसा और शादा को पोल खुलने का डर था, जबकि बेसिल को डर था कि इस बात से बहन पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि काल ने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा और मुड़कर अपनी बहन के लिए तोहफा चुनने लगा। सुंदर टोपियों से भरे कमरे को देखकर बेसिल अपनी बहन को टोपी पहनाकर देखने के लिए बेताब था। छोटी बच्ची एक नरम और प्यारी परी जैसी लग रही थी, जिसने बेसिल के दिल को गहराई से छू लिया। कुछ टोपियों को तो चुनने की भी जरूरत नहीं थी। बेसिल ने तुरंत अपना कार्ड निकाला। खरीद लो, सब कुछ खरीद लो। तभी काल फिर से बोला, क्या आप लोग यहाँ दवाइयाँ भी बनाते हैं? पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने परियों जैसा कुछ देखा था। शादा के तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। सौभाग्य से बेसिल ने एक बार फिर स्थिति को संभाला। कहा जा रहा है कि काल आज पूरे दिन कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। तुम एक कल्पित बौने को ढूंढ रहे हो, है ना? हुम, मेरे हाथ में जो है वह वही है। एक बार फिर बाल बाल बचने के बाद चेशा का सिर चकराने लगा। चेशा के आंखों के इशारे पर शादा भी उन्हें कपड़ों की दुकान पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। तभी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब बिल्ली जैसा स्टोर मैनेजर दिखाई दिया। उसके अजीब लुक ने उन तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। अच्छी बात यह थी कि मैनेजर का कौशल और पसंद बहुत शानदार थी। उसने तीनों पर बस एक नजर डाली और इस बार के औपचारिक परिधानों की थीम तय कर ली। बेसिल के साथ विवरणों पर चर्चा करते समय काल की आंखें एक तरफ देख रही थी। आज वह कुछ अप्रत्याशित रूप से संवेदनशील लग रहा था, लेकिन बाहर धूल उड़ रही थी और कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तीनों के कपड़ों की दुकान से बाहर निकलने के बाद काल को कुछ महसूस हुआ सा लगा। अपनी अंतरात्मा के आधार पर उसने तलवार चलाई, जिसने एक बड़े जाल को बीच से काट दिया। बेसिल ने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। काल ने अपनी दोहरी तलवारें निकाल ली। सामने लुटेरों का एक गिरोह दिखाई दिया। ये आफ्टरवर्ल्ड में इकट्ठा हुआ कचरा है। कीमती दिखने वाले तीनों को देखकर उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। बेसिल के चेहरे पर गुस्से की नसें उभर आईं। बहन के साथ बाहर आने का अच्छा मूड इन कचरा लोगों ने खराब कर दिया। काल ने अपनी दोहरी तलवारें छाती के सामने रखीं और लुटेरों की ओर तेजी से झपटा। जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, उसकी हरकतें अचानक थम गईं। एक जाना पहचाना आंखों पर पट्टी बांधा हुआ आदमी बगल से निकला। मास्टर नहीं चाहते कि फिर से कोई हंगामा हो। यह हंगामे की दुनिया है। यहाँ अपराध करने पर भी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने काल द्वारा हंगामा करने पर नाराजगी भी जताई। यह अजीब माहौल चेशा को भी अचंभित कर गया। जिहान मास्टर का सबसे भरोसेमंद सीधा मातहत है। उसे दुर्भाग्य का प्रतीक भी कहा जाता है। इस अराजक आफ्टरवर्ल्ड में उसका दिखना मृत्यु का प्रतीक है। चेशा के मन में संदेह और बढ़ गया। आखिर इस मास्टर की पहचान क्या है? बस इतने से हंगामे पर भी उसकी नजर पड़ गई। इसने उसे वासिलियन के रहस्यों के बारे में और अधिक उत्सुक बना दिया। तभी जिहान की नजर बेसिल की बाहों में चेशा पर पड़ी। चेशा का दिमाग अभी भी सवालों से भरा था, लेकिन जिहान ने शिष्टता से झुककर अभिवादन किया। उसने लोगों द्वारा अक्सर कहे जाने वाले फिर मिलेंगे के बजाय यह कहा कि अगली बार मत मिलना। चेशा को लगा कि वह स्वभाव से ठंडा है, लेकिन जिहान ने अपना सिर हिला दिया। मुझ जैसे व्यक्ति के साथ मिलजोल रखना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसके शब्दों में खुद के प्रति नफरत झलक रही थी, और इस नफरत ने लड़की के मन में पुरानी कड़वी यादें ताजा कर दी, जिसे कभी एक पागल कल्पित बौने की बेटी माना जाता था। चेशा का बचपन भी उसकी तरह अंधेरे से भरा था। लड़की ने अपना सिर उठाया और उस आदमी को एक उज्जवल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अगली बार मिलने पर भी नमस्ते कहना, समझे?
जिहान के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। तीनों के जाने के बाद वह मुड़ा और चला गया। रात में गली में हो रहे अत्याचार को किसी ने नहीं देखा। एक आदमी कोड़ा चला रहा था और उसके बगल में वही दिन वाले लुटेरे थे। दिन के उस प्यारे चेहरे के बारे में सोचकर कोड़ा पकड़े हुए आदमी का हाथ थोड़ा कांप गया। पहली बार किसी ने उसके जैसे अंधेरे व्यक्तित्व के प्रति दया दिखाई थी। हालांकि वह लड़की को एक बार फिर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस लड़की के पिता काउंट वासिलियन हैं और इस अंडरवर्ल्ड के असली मालिक हैं। काउंट वासिलियन की पहचान दरअसल आफ्टरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड का असली राजा है। और इस समय विला के अंदर तीनों भाई बहन घबराहट में एक कतार में खड़े हैं। बड़े भाई बेल की गंभीर पूछताछ सुन रहे हैं। बेसिल बस अपनी बहन को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन बेल ने अपना सिर हिला दिया जब उसने कार्ल को यह कहते सुना कि वह अपनी बहन की रक्षा के लिए पर्याप्त है। बेल के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो हर किसी के दिल पर लगे। चेशा परिवार का असली खून नहीं है। हालांकि बेसिल ने इसका विरोध किया, पर बेल अभी भी ठंडे स्वर में बोल रहा था, चेशा का परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लड़की के होंठ थोड़े खुले, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। बेल ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वह उसे परिवार से अलग कर देगा। हालांकि वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन वे कभी भी सही अर्थों में परिवार नहीं थे। लड़की ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। शुक्र है कि मैं मूर्खों की तरह दावत में शामिल होने के बारे में सोच रही थी और उस काउंट रुडेन को सबक सिखाने के बारे में, जो वासिलियन का अपमान करता है। वासिलियन की इज्जत बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत से कपड़े तैयार किए। यह सब अब मुझसे संबंधित नहीं है। मुझे लगा था कि बेल एक भावुक व्यक्ति है, लेकिन इस समय उसका स्वागत केवल ठंडी निगाहों से हुआ। चेशा ने उदासी में अपने हाथ नीचे कर लिए। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपनी योजना खुद बदल ली और जांच खत्म होते ही तुरंत नहीं गई। उसे परिवार को पूरी तरह छोड़ना होगा और फिर से वही पुरानी खुद बनना होगा। कमरे में वापस आने पर चेशा का मन अभी भी उदासी से भरा था। वह खिड़की की ओर बढ़ी, तभी उसके पीछे घनी काली परछाइयां उभर आईं। जैसे ही लड़की मुड़ी, काली जादुई शक्ति अचानक उबलने लगी। ड्यूक वासिलियन अचानक वहां प्रकट हुए। आदमी ने अपनी बेटी को देखा और हाथ बढ़ाकर उसकी नाक खींची। यह चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? N335। लगता है बेल ने तुम्हें बहुत बुरी तरह डांटा है। चेशा ने शर्मिंदगी में अपने होठों को छुआ। ऐसा लगता है कि आफ्टरवर्ल्ड जाने की बात सबको पता चल गई है। कीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस लड़की को गोद में उठा लिया। तुम्हें डांटने वाला भाई है, तो पापा को तो थोड़ा सांत्वना देनी ही होगी। जादुई शक्ति के घेरे में वे पलक झपकते ही एक बगीचे में पहुंच गए। गुलाबों से भरे बगीचे को देखकर जैसे उन दोनों की दुनिया एक पल के लिए थम गई। हवा में फैली गुलाबों की खुशबू ने लड़की को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। चेशा ने अचानक अपनी आंखें खोली और उत्सुकता से पूछा कि यह कहाँ है, लेकिन आदमी के जवाब ने चेशा के दिल की धड़कन लगभग रोक दी। यह वास्तव में शाही महल का आंगन था। शाही महल के आंगन में ऐसे घूमना जैसे वह कोई सब्जी मंडी हो। कीन बस मुस्कुराया और अपनी बेटी के ऊपर से धूल झाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह जगह मेरी बेटी के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसा लगा जैसे उसने लड़की के मन की बात जान ली हो। भाई द्वारा डांटे जाने से मन बहुत दुखी है ना? चेशा कुछ देर शांत रही और फिर वही सवाल पूछ लिया, पापा, क्या आप भी आफ्टरवर्ल्ड जाते हैं? यह सवाल स्पष्ट रूप से आदमी की उम्मीद से परे था। लड़की ने बस अपनी मुट्ठियां भींच ली। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे नहीं बताते। वैसे भी मैं वैसिलियन नहीं हूं। यह सुनकर कीन के आसपास की हवा घूमने लगी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। यह बात केवल चेशा को ही बताई जा सकती है। वह लड़की के कान के पास झुका। पिताजी बात की दुनिया में कुछ कर रहे हैं। वह वहां के लोगों की वैसे ही देखभाल कर रहे हैं जैसे चेशा की करते हैं। सारी जानकारी आपस में जुड़ गई। चेशा को आखिरकार वैसिलियन का रहस्य समझ आ गया। वह उसकी अपनी जांच रिपोर्ट और उसका अपना विशेष पैटर्न। यहां तक कि जब वे 3 भाई ठिकाने पर आए थे, वह भी हेरलेन की वजह से था। और बात की दुनिया में रहते समय
मास्टर के आदमियों ने भाइयों के प्रति सूक्ष्म वफादारी दिखाई। उसके अपने पिता वास्तव में बात की दुनिया के मास्टर थे जिनसे बातचीत हुई थी। इस चौंकाने वाली खबर ने चेशा के दिमाग को सुन्न कर दिया। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, जल्दी भागो। चेशा ने आखिरकार ब्लैक फॉरेस्ट में छिपे सच का पता लगा लिया। उसकी मां को प्रताड़ित करने वाला हत्यारा पवित्र साम्राज्य की ओर इशारा कर रहा था, जो न्याय का प्रतीक है। कुछ समय पहले काउंट वेसिलियन की पहचान पूरी तरह से सामने आ गई थी। चेशा बिस्तर के किनारे बैठी थी। वह अपनी पहचान उजागर होने के परिणामों की कल्पना नहीं कर सकती थी, इसलिए छोड़ने का विचार पैदा हुआ। वैसे भी बेल ने उसे जाने देने का फैसला किया था, तो क्यों न इस सब से छुटकारा पाने के लिए स्थिति का फायदा उठाया जाए। छोटे कुत्ते शादा को खुशी से उछलते हुए देखकर लड़की का चेहरा काला पड़ गया। खेलना बंद करो, हमें भागना होगा। अगले दिन छोटी चेशा दबे पांव दरवाजे पर खड़ी होकर बातें सुन रही थी। जाने से पहले जितनी हो सके उपयोगी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, और पूरे महल की तलाशी पूरी हो चुकी थी। अब आगे उस क्षेत्र का सबसे रहस्यमयी ब्लैक फॉरेस्ट था, एल्फ जादू की चमक के साथ। जैसे ही छोटी चेशा जमीन पर उतरी, उसने चारों ओर फैली अंधेरी हवा को महसूस किया। सौभाग्य से एल्फ सबसे मजबूत मानसिक शक्ति वाली प्रजाति है। उसे कीन की व्याकुलता की याद आई। शायद यह लंबे समय तक ब्लैक फॉरेस्ट में रहने के कारण था, लेकिन एडा के भौंकने ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। एक भूत जैसी परछाई अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई। इस जगह की विचित्रता कल्पना से परे थी, लेकिन कीन के यहां आने के कारण ने लड़की को और भी उत्सुक कर दिया। यह देखते हुए कि राक्षस आक्रामक नहीं था, छोटी चेशा ने जांच के लिए समय निकालने का फैसला किया। एल्फ भाषा के मंत्रोच्चार के साथ पीछा करने वाली अनगिनत तितलियां तेजी से चारों ओर फैल गईं। बस कुछ ही पलों में तितलियों की रोशनी चमकने के साथ छोटी चेशा ने मार्गदर्शन का पीछा किया। उसने पाया कि अंधेरे जंगल के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। एक अजीब चीज ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। लड़की की पुतलियां सिकुड़ गई। यह दिवंगत काउंटेस की कब्र थी। उस पर ताजे फूल और सजावट देखकर निश्चित रूप से इन वर्षों में उस आदमी ने इसकी अच्छी देखभाल की होगी। और तभी एल्फ ने फिर से मार्गदर्शन भेजा। लड़की की नजरों के साथ पेड़ पर घनी लिखावट थी। उस पर एल्फ प्रयोगों के सभी रिकॉर्ड थे, और यह रिकॉर्ड सैकड़ों साल पहले के पवित्र साम्राज्य के प्रयोगात्मक नोट्स थे। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था। व्यवस्था और न्याय का प्रतीक पवित्र साम्राज्य वास्तव में ऐसे प्रयोग कर रहा था। यहां तक कि एकमात्र विधर्मी जांचकर्ता हेरलिन को भी इसकी भनक नहीं थी। इसकी केवल एक ही संभावना थी, प्रयोग करने वाले कर्मचारी। इसमें साम्राज्य के सर्वोच्च नेता कार्डिनल ने खुद भाग लिया था। उसके दिमाग में एक अनुमान भी पैदा हुआ। एल्फ प्रजाति अपनी मजबूत मानसिक शक्ति के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी मां, वह एक पागल एल्फ बन गई थी जिसके बारे में सब बात करते थे। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उस महिला ने क्या सहा होगा। चेशा की जादुई शक्ति अनियंत्रित रूप से हिंसक होने लगी। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। सौभाग्य से कुत्ते की समय पर दी गई चेतावनी ने लड़की को शांत होने में मदद की। उसके पास अब तक जो जानकारी है वह यह है कि कम से कम वेसिलियन लोग इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन कीन की जांच, क्या उसका उद्देश्य चेशा के समान हो सकता है? लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। अब केवल एक ही बात निश्चित थी, उसके पास वेसिलियन में रहने का कोई कारण नहीं बचा था। चेशा की किस्मत ने एक बार फिर मोड़ लिया। वह उस जगह को छोड़ने वाली थी जो कभी उसकी थी ही नहीं। लड़की ने अपनी सारी उदासी दिल की गहराइयों में छिपा ली। वह अपनी पहचान उजागर होने का अंजाम जानती थी। पिता का प्यार और भाइयों की कोमलता, सब कुछ पल भर में गायब हो जाएगा। लेकिन बेल के व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। उसके जाने के शब्द का मतलब चेशा को अपने साथ लेकर भागना था। उस दोपहर चेशा बेल के दफ्तर में आई। हालांकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए कि क्या कहे। बेल ने अपनी बहन के चेहरे के भाव देखे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चेशा छोटे कदमों से धीरे धीरे अंदर आई। मुझे कब जाना होगा? लड़की का सिर इस समय पूरी तरह से झुक गया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं बचा था।
बेल का उसे निकालना उसके लिए जाने का एक बहाना बन सकता था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक ले जा सकती हो, यहां तक कि तुम कुछ संपत्ति भी ले सकती हो। बेल की बातों ने चेशा को हैरान कर दिया, लेकिन फिर उसने सोच में डूबा हुआ चेहरा बनाया। तो फिर पिल्ले को ले जाते हैं। उसे सिर्फ इस पिल्ले की जरूरत थी, क्योंकि जब वह आई थी तब भी वह अकेली थी। हालांकि वह जाने वाली थी, फिर भी उसने एक उज्जवल मुस्कान दिखाई। आपका धन्यवाद। काउंट के परिवार में सभी ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बेल दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे उसने नहीं सोचा था कि चेशा का यही जवाब होगा। उसका हाथ अनजाने में कांपा। लड़की के कोमल गालों को देखते हुए, तुम्हें निश्चित रूप से इस जगह से थोड़ा लगाव तो होगा ही। तुम मुझे तुम्हें रुकने के लिए क्यों नहीं कहती? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कम से कम उसे जाहिर तो करो। चेशा की शांति ने बेल को पहली बार बेचैनी महसूस कराई, लेकिन लड़की ने केवल शांति से जवाब दिया, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं रुकना चाहती हूं तो रुक सकती हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे अलग होने की आदत हो गई है। 10 साल पहले जब उसे पहली बार गोद लिया गया था, सिर्फ कालीन गंदा करने की वजह से उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया गया था। यह पहली बार था जब उससे वह चीजें छीन ली गई जो उसकी नहीं थी। यह लीचेशिया के लिए सबसे असहाय समय था, लेकिन अनाथालय के दरवाजे उसके लिए फिर से खुल गए। लड़की की बदहाली साफ झलक रही थी, लेकिन शिक्षक ने उसके वापस आने का कारण नहीं पूछा। बस लड़की की बदहाली को देखते रहे और उसके दुबले शरीर को कसकर गले लगा लिया। तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आई? हालांकि शिक्षक की क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन तुम्हारा भरण पोषण करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम गोद लिया जाना स्वीकार नहीं करना चाहती तो भविष्य में अनाथालय में ही रहो। अब से यही तुम्हारा घर है। यह सुनकर लीचेशिया खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। शिक्षक का आगमन उसके जीवन की पहली रोशनी थी। उसने भी कभी सोचा था कि वह एक भाग्यशाली बच्ची होगी, लेकिन उस भीषण आग ने उसकी सारी उम्मीदें दफन कर दी। वह फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसलिए सामने मौजूद दृश्य के लिए उसने पहले से ही मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। बेल की थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने भी अपना निर्णय ले लिया। 2 दिन बाद जब काउंट और दोनों भाई यहां नहीं होंगे, उसी रात हम यहां से निकलेंगे। जवाब मिलने पर लड़की ने भी अपनी तैयारी कर ली। जाने के बाद औषधि पी लेना और अपने असली रूप में वापस आ जाना, ताकि उस छोटी बच्ची का रूप इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए। अगले दिन चेशा बालकनी पर झुककर मंद हवा का आनंद ले रही थी। एक निश्चित उत्तर मिलने से उसे कुछ राहत महसूस हुई। बस शायद भविष्य में उसे इस हवेली की याद आएगी और उन अच्छे जुड़वां भाइयों की भी। एकमात्र पछतावा बस यही है कि वह आमने सामने अलविदा नहीं कह पाएगी। उसने उनकी ओर हाथ हिलाया। शायद भविष्य में वे बात की दुनिया में फिर से मिलेंगे। लेकिन कीन की मास्टर पहचान के बारे में सोचकर लड़की फिर से थोड़ा हिचकिचाने लगी। चाहे जो भी हो, वह यह भी पक्का करना चाहती थी कि हर कोई कैसा जीवन जी रहा है। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से वह काउंट के घर आई है, उसकी योजनाएं अनजाने में ही विफल होती रही हैं। जल्द ही तय समय आ गया। आधी रात का वक्त था। लड़की ने भी जल्दी ही सब कुछ समेट लिया था। काउंट और बेसिल भाई घर पर नहीं थे। उसका जाना बिल्कुल शांत और बिना किसी आहट के हो सकता था। जाने से पहले चेशा ने एक बार फिर बेल को नमन किया, ठीक वैसे ही जैसे वह पहली बार आई थी। हालांकि उसे जाना था, वह इस दौरान हुई मुलाकातों के लिए बहुत आभारी थी। लेकिन बेल बस बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा कि वह भी साथ चलेगा। इस फैसले ने लड़की के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसने अविश्वास के साथ उससे पूछा, लेकिन बेल का जवाब उसकी उम्मीद से परे था। असल में उसके टूटने के समय में चेशा द्वारा दिए गए उस छोटे से उपहार ने अनजाने में उसे गर्मजोशी देने वाली रोशनी का काम किया था। चाहे कारण जो भी हो, वह लड़की को वह अनमोल स्नेह वापस करना चाहता था। और जहां तक काम की बात है, तो उसे पिता समान काउंट के लिए सिरदर्द बनने दे। सुरक्षा अधिकारी वासिली का पागलपन शुरू हुआ। अपनी बहन के साथ भागने के लिए और कोई सबूत न छोड़ने के लिए।
बेल ने पूरे काउंट निवास को ही उड़ा दिया कुछ समय पहले, ताकि चेशा बिना किसी मोह के जा सके। बड़े भाई होने के नाते बेल ने अपनी कोमलता को दिल में छुपा लिया था। उसने बेरहमी से लड़की को जाने की सलाह दी। इसमें कोई शक नहीं कि घर से निकाले जाने पर लड़की को गहरा दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक और बिछड़न का अनुभव था। चेशा ने इस बार नियति को सहजता से स्वीकार करने का फैसला किया। बस इन दिनों मिली दुर्लभ गर्मजोशी के खोने का थोड़ा दुख था। एकमात्र मलाल शायद ठीक से अलविदा न कह पाना था। लेकिन जाने की रात को बेल ने भी अपना सामान समेटा और साथ चल दिया। इस फैसले ने चेशा को कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। जब से काउंटेस का निधन हुआ था, कीन पूरी तरह से बाद की दुनिया के मोह में डूब गया था। पूरे क्षेत्र के राजनीतिक मामले बड़े भाई के रूप में बेल ही संभाल रहा था। बेल धीरे से हंसा। बाकी सब अब पिताजी खुद देख लेंगे। और उसके साथ जाने का उद्देश्य बस यही था कि चेशा का पता बहुत जल्दी न चल पाए, कम से कम साम्राज्य की प्रार्थना सभा शुरू होने तक। तभी लड़की पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगी। वह नहीं चाहता था कि चेशा काउंटेस को पुनर्जीवित करने के विवाद में फंसे। चेशा ने विरोध नहीं किया। अभी उसे वयस्क बनाने वाली औषधि बहुत अस्थिर थी। इसे फिर से विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। दोनों जाने वाली बग्घी पर सवार हो गए। खिड़की से बाहर देखते हुए चेशा के मन में भी कुछ उदासी थी। सिर घुमाते ही उसने देखा कि बेल कुछ निकाल रहा है। यह जाना पहचाना प्रतीक किसी चीज के विस्फोट का यंत्र लग रहा था। लेकिन फिर उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। बेल इतना अजीब काम तो नहीं करेगा। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट ने उस जमीन को हिलाकर रख दिया। चेशा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने वाले दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा काउंट निवास आग की लपटों में बदल गया था। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि कोई इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता है। और उसी समय कीन को भी कुछ परेशानी हुई। कभी न खत्म होने वाले हत्यारों ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हत्यारों को उसकी हर हलचल का पूरा पता था। इसके पीछे के रहस्य को सोचने का समय नहीं मिला। तभी हवेली में दुर्घटना की एक आपातकालीन सूचना मिली। विस्फोट से लगी आग पूरी हवेली में फैल गई थी। अच्छी बात यह थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह सुनकर आदमी ने बेसिल और दूसरे को वापस भेजने का आदेश दिया और एक पल में वह हवेली पहुंच गया। आसमान छूती आग की लपटों को देखते हुए आसपास भीड़ होने के कारण वह काला जादू इस्तेमाल नहीं कर सका। भले ही वह उसे बुझा देता तो भी सफाई और मरम्मत में उसका काफी समय बर्बाद होता। हत्यारे और आग जैसे उसे रोकने के लिए ही थे। उसने लगभग तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि यह बेल की करतूत है। जब उसने सुना कि चेशा भी लापता है तो कीन का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। वह बिना सोचे समझे आग के बीच चल दिया और चेशा के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। लेकिन उस गायब हुई लड़की ने उस आदमी को जैसे पागल बना दिया था। मेरी बेटी कहाँ गई? और दूसरी तरफ बेल भी ठहरने के लिए एक होटल पहुंच गया था। कल फिर से यात्रा शुरू करने की तैयारी थी। चेशा अभी भी बहुत शांत और आज्ञाकारी दिख रही थी। लेकिन परिवार छोड़ने के बाद उसने बेल को यंग मास्टर कहना शुरू कर दिया। इससे बेल को तुरंत आपत्ति हुई। भाई बुलाओ। हालांकि लड़की को समझ नहीं आया कि बेल संबोधन को लेकर इतना जिद्दी क्यों है। फिर भी उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। वह भी अब इस भागदौड़ भरे जीवन का थोड़ा आनंद लेने लगी थी। बेल की देखभाल ने लड़की को बहुत सुकून महसूस कराया। वह जो हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। चेसा ने पहली बार उसे तलवार पकड़े हुए देखा था। बात करें तो वैलेरियन परिवार की तलवारें बहुत खास होती हैं। लेकिन बेल ने समझाया कि ये सब जादुई तलवारें हैं। वैलेरियन काउंट के क्षेत्र के समय उत्तराधिकारी के लिए विशेष रूप से बनाई गई जादुई तलवार। तो यह बात है। वैलेरियन क्षेत्र के ब्लैक फॉरेस्ट में अकथनीय जादुई जीव रहते हैं। यहां तक कि साम्राज्य को भी उनके बारे में बहुत कम पता है। लोग उन्हें केवल लोक कथाओं की डरावनी कहानियां मानते हैं। और डार्क फॉरेस्ट के बीच बना वह महल जादुई जीवों को नियंत्रित करने के वैलेरियन के प्राचीन कर्तव्य का प्रतीक है। जादुई तलवार को पूरी तरह तैयार होने के लिए चाहिए होता है लंबे समय तक बिना रुके ताजे रक्त का भोग। जादुई तलवार प्राप्त करने के इस तरीके का अर्थ है राक्षसों से निपटने की जिम्मेदारी विरासत में मिलना। राक्षसों का वह सहार। इस कर्तव्य को निभाने वाले वे
लेरियन परिवार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। यह रहस्य जानकर चेसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर बेल ने बेपरवाही से जादुई तलवार वापस रख ली। उसने बस एक अलग तरीके से चेसा को यहां से जाने का कारण समझाया था। सोने का समय हो गया था। बेल का व्यवहार बिल्कुल अपने पिता जैसा था। सुलाने का तरीका भी बहुत मिलता जुलता था। उसने बच्ची के सोते हुए गालों को देखा। एक पल के लिए वह ख्यालों में खो गया। चेसा के साथ बिताया गया समय उसे हमेशा कम ही लगता था। इस समय उसके मन में बस एक ही विचार था, काश तुम सच में मेरी छोटी बहन होती। चेसा की भागने की योजना को मदद मिली। अपनी बहन को ले जाने के लिए बेल ने पूरे ड्यूक के महल को उड़ाने में संकोच नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वह अपने पिता की योजना से असंतुष्ट था, जिसकी वजह से उसकी निर्दोष बहन खतरे में पड़ गई थी। और ड्यूक की शक्तिशाली जासूसी भी पीछे पीछे आ पहुंची। कीन ने चेसा के खाली कमरे को देखा। इस समय उसके दिल में कुछ अनकही भावनाएं थी। ढलते सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी आदमी की नजरों के सामने स्वर्गवासी डचेस की झलक आई। वह महिला जैसे मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। आदमी ने अपना हाथ धीरे से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, वह सुंदर भ्रम गायब हो गया। शायद यह एक पिता के रूप में उसकी विफलता की सजा थी। उसकी बेटी की छवि फिर से उसके दिमाग में कौंध गई। न जाने कब से चेसा ने उसके दिल में एक महत्वपूर्ण जगह बना ली थी। शायद उस पल से जब बेटी की उंगलियों ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके बालों को छुआ था, या फिर साथ रहते रहते उसकी आदत हो गई थी। यह सोचकर आदमी की उंगलियों में हल्का तनाव आया। उसे इस तरह का गायब होना पसंद नहीं था, बिल्कुल डचेस की अचानक मृत्यु की तरह। आईने में खुद को देखते हुए एक विचार मन में आया, अब गुरु के पास जाने का समय आ गया है। ड्यूक इवरॉय साम्राज्य के 3 महान रईसों में से एक है और सबसे बेहतरीन जादूगर भी हैं। उनका सुगठित शरीर सामान्य पुरुषों से भी लंबा था। उनकी आवाज अनोखी और आकर्षक थी। जादू की शक्ति उनके शरीर को हमेशा जवान बनाए रखती थी, इसलिए वे अक्सर सामाजिक पार्टियों में दिखाई देती थी। युवा दिखने वाली और बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद केवल एक ही व्यक्ति था जो उन्हें आसानी से संभाल सकता था। महिला को अपनी आंखों के सामने मतिभ्रम होने लगा। कीन के अचानक आने से वह बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने हाथ का वाइन ग्लास फेंका, जिसे आदमी ने आसानी से बचा लिया। क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने घर की आग बुझाने के लिए यहां आए हो? कीन ने कुछ पल मौन रहने के बाद कारण बताया। उसकी छोटी बेटी गायब हो गई है और उसे ढूंढने में मदद चाहिए। कीन एक घुटने के बल बैठा और महिला का हाथ थाम लिया। गुरुजी, इस पुकार ने महिला को लगभग सुन्न कर दिया, जैसे उन्होंने फिर से उस युवा चेहरे को देख लिया हो। इस संबोधन ने बड़ी चतुराई से महिला की सारी मानसिक बाधाओं को पार कर लिया। कोई और रास्ता न देख इवरॉय ने एक शर्त रखी। कीन के तीसरे बच्चे बेसिल को उनका शिष्य बनना होगा। महिला की नजर में उस बच्चे में जादुई प्रतिभा असाधारण थी। पहले बेसिल इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद वह इस पर विचार करेगा। तभी इवरॉय ने हैरानी से सिर उठाया। एक गोद ली हुई बच्ची के लिए इतनी चिंता क्यों? लेकिन कीन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उस बड़ी आग के बाद सब कुछ संभालना था। मजबूरी में ही उसे अपने गुरु के पास आना पड़ा। आखिरकार साम्राज्य में काला जादू इस्तेमाल करना सख्त मना है। कीन का काला जादू आसानी से धर्म अदालत के शिकारियों को आकर्षित कर सकता था, लेकिन अगर इवरॉय मदद करती तो ऐसी कोई चिंता नहीं होती। बस खुद के बाल या किसी सगे संबंधी के रक्त की आवश्यकता थी। कीन ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ के तीखे हथियार ने हथेली को चीर दिया था। लाल तरल हथेली से रिसकर बोतल में गिरने लगा। महिला की जिज्ञासा देख कीन ने समझाया कि चेसा निश्चित रूप से अपने बड़े भाई के साथ है। इवरॉय ने बोतल ले ली। उनके हाथों से एक शक्तिशाली जादुई शक्ति निकलने लगी। उसी समय दूसरी ओर बेल अपनी छोटी बहन को बाहों में लिए गहरी नींद में सो रहा था। जादुई शक्ति की एक शक्तिशाली लहर ने चेसा को तुरंत जगा दिया। एक विशाल जादुई घेरा अचानक छत पर प्रकट हो गया। इस विशेष प्रकार के जादुई घेरे को देखते ही चेसा ने पहचान लिया कि यह खोजने वाला जादू है, लेकिन यह रंग कीन के जादू जैसा नहीं था। इतनी बड़ी सटीकता से खोजने वाली जादुई शक्ति देखकर लड़की ने तुरंत जादू करने वाले की पहचान का अंदाजा लगा लिया।
इवरॉय के जादुई पंख के माध्यम से लाल तरल ने जादुई घेरे के जरिए तुरंत चेसा की स्थिति का पता लगा लिया। लड़की के पास इवरॉय और कीन के रिश्ते के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह अभी पकड़ी नहीं जा सकती थी और सामान्य जादू से महान जादूगर इवरॉय का मुकाबला करना असंभव था। अगले ही पल लड़की के शरीर के भीतर एक अनोखी जादुई शक्ति फूट पड़ी। उसे जादुई घेरे के पूरी तरह बनने से पहले ही उसे रोकना था। छोटी परी अपने इस शानदार विचार से बहुत खुश थी। उसके हाथ में एक फूल प्रकट हुआ। पहले नींद लाने वाले फूल से सोते हुए बेल को शांत किया। अब परियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। शक्तिशाली हमले के साधनों के बिना दुश्मनों का सामना करने के लिए वे केवल युद्ध से बचने का तरीका अपनाती हैं। लेकिन चेसा उन सब से अलग थी। उसके हमले बिना किसी हिचकिचाहट के थे। उस नन्ही चेसा ने एक विशाल कुल्हाड़ी निकाली। धारदार दोहरी कुल्हाड़ी ने आसानी से जमीन को चीर दिया। अब उन्हें परी रानी की ताकत का स्वाद चखने दो।